जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और आज हम बात करेंगे लॉरेंज फोर्स, वेलोसिटी सिलेक्टर एंड साइक्लोट्रॉन के बारे में। वैसे तो साइक्लोट्रॉन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम एक शॉर्ट व्यू उसका देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के जब हम पढ़ते हैं तो वो साइक्लोट्रॉन से रिलेट कर जाते हैं। बेसिकली दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं, तो हम एक शॉर्ट व्यू उसका भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लॉरेंज फोर्स। अब देखिए लॉरेंज फोर्स है क्या, जैसा डिफाइन किया है कि अगर हम बात करें तो हमने दोनों टाइप के फोर्स स्टडी किए हैं। वी नो द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, but there is a difference. In electric field the charged particle will experience the force whether it is in rest or it is in motion, but in magnetic field the charged particle will experience the force only when it is in motion। यानी कि हमने दोनों टाइप के फोर्स पढ़े। हमने ये भी पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल को चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी हम बात करते हैं तो दोनों ही फील्ड में जो पार्टिकल होता है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। बस डिफरेंस केवल इतना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो मोशन की कंडीशन में भी होता है और रेस्ट में भी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है दैट इज ओनली व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन। रेस्ट में फोर्स नहीं लगता। अगर हम अज्यूम ये कर लें कि कोई एक ऐसा स्पेस है, कोई एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, एंड ए चार्ज्ड पार्टिकल विल मूव थ्रू दिस रीजन, यानी कि एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और अगर उस रीजन से कोई चार्ज्ड पार्टिकल जब मूव करता है देन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्सेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट था और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट था, जब दोनों फील्ड वहां पे प्रेजेंट है और कोई चार्ज्ड पार्टिकल वहां पे मूव करेगा तो चार्ज्ड पार्टिकल पे ड्यू टू द बोथ फील्ड फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इन दैट सिचुएशन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो क्या हमने डिफाइन किया है, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन where both electric and magnetic fields are present is called लॉरेंज फोर्स। क्लियर? यानी कि अगर हम यहां से लॉरेंज फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड्स के कारण अगर पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है इन द सेम रीजन देन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब अगर हम यहाँ पे कंसीडर ये कर लें, सपोज ये एक रीजन है जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना हुआ है, किस टाइप से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इन द सेम रीजन, इसी रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है यहाँ पे, और इस रीजन में अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एंटर करेगा, अब मान लीजिए ये रीजन हमको दिया है, इस रीजन में हम एक चार्ज्ड पार्टिकल को एंटर कराते हैं। एक चार्ज्ड पार्टिकल जब इस रीजन के थ्रू मूव करता है, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, इट विल मूव थ्रू दिस रीजन विद वेलोसिटी v। तो जब ये इसमें एंटर करेगा तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगेगा और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स लगेंगे। इन दैट सिचुएशन द नेट फोर्स वर्किंग इन दिस ऑन दिस पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को फाइंड करें तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की, तो वो भी समझ लीजिए। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो एफ वेक्टर इज इक्वल, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने क्या पढ़ा, Q इंटू बी क्रॉस बी। क्लियर? यानी कि अगर हम यहां से Q कॉमन ले लेते हैं तो F वेक्टर इज इक्वल, Q कॉमन आ गया, इट मे बी रिटन एज E वेक्टर प्लस B क्रॉस B। क्लियर? ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। क्लियर? यानी कि एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर प्रेजेंट हो
तो जब चार्ज पार्टिकल उस रीजन में एंटर करेगा या उस रीजन के थ्रू मूव करेगा तो उस पर दोनों फोर्स लगेंगे। इन दैट सिचुएशन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। क्लियर है? तो F वेक्टर इज इक्वल क्या आया है, Q इन ब्रैकेट E वेक्टर प्लस B क्रॉस B। सिंपली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऐड किया। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है लॉरेंज फोर्स का, ये लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट कई टाइप से यूजफुल है हमारे लिए। हम अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में या अलग अलग टाइप के सिस्टम्स में इसको यूज करते हैं, जिसके दो कॉमन एग्जांपल हैं, एक है वेलोसिटी सिलेक्टर और दूसरा है साइक्लोट्रॉन। अब देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर या साइक्लोट्रॉन क्या होता है, हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी सिलेक्टर। एज द नेम वेलोसिटी सिलेक्टर, ये होता क्या है, ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है या एक टाइप का सेटअप है दैट इज यूज्ड टू सिलेक्ट सिलेक्ट या हम कह सकते हैं एलिमिनेट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ डेफिनेट वेलोसिटी from a group of particles having different velocities, having different velocities। यानी कि हमारे पास अगर एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल है जिसमें हर पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी का है, यानी कि हम एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं चार्ज पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग है, अलग अलग वेलोसिटी के कई पार्टिकल्स हैं, उनमें से एक पार्टिकुलर वेलोसिटी का, एक डेफिनेट वेलोसिटी का पार्टिकल हमको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेंज ऑफ पार्टिकल है जिसमें 100 मीटर पर सेकंड से लेके 1000 मीटर पर सेकंड हर वेलोसिटी के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं उसमें, और हमको सिलेक्ट करना है सपोज 150 मीटर पर सेकंड का पार्टिकल सिलेक्ट करने हैं। तो उन पार्टिकल्स को उस ग्रुप में से एलिमिनेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम जो सिस्टम यूज करेंगे, जो डिवाइस यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। अब ये वेलोसिटी सिलेक्टर है क्या, एक्चुअली ये क्रॉस फील्ड के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। क्रॉस फील्ड क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज करते हैं टू सिलेक्ट द पार्टिकल एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हम क्या करते हैं, क्रॉस फील्ड यूज करते हैं। क्रॉस फील्ड का मतलब है हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी लेंगे, बट कंडीशन क्या रहेगी, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ये दोनों फील्ड कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स फील्ड्स जो होंगे उनका जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पे, उसको यूज करके हम एक डेफिनेट वेलोसिटी का पार्टिकल सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये होता कैसा है, वेलोसिटी सिलेक्टर की अगर बात की जाए तो हमने बोला ये क्रॉस फील्ड के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, यानी कि इसमें दोनों फील्ड होंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास हम इस टाइप से दो प्लेट्स यूज करते हैं। इसमें ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। एक प्लेट को हम क्या देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, एक प्लेट को निगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। तो जब हम एक को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे, एक को निगेटिव पे रखेंगे, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होगी। क्लियर? साथ ही साथ मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया, हमको मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल का जो चार्ज है उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर करेंगे। इसमें होगा क्या कि इस टाइप से प्लेट्स होंगी, एक हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में प्रोड्यूस कर लेंगे। मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस कर लिया, ई वेक्टर, इसके आगे इस टाइप से ये क्या होगा, कवर होगा, और हम इसमें केवल एक ओपनिंग छोड़ेंगे बीच में। मान लीजिए ये इस टाइप से हमने एक ओपनिंग छोड़ दी है, बाकी का हमने इसको कवर कर दिया है। और इस तरफ से मान लीजिए हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इस तरफ से ये पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, हम इसको इसमें एंटर कराते हैं।
कैसा पार्टिकल हमने लिया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिया हुआ है, और मान लीजिए हम इस पार्टिकल को इसमें एंटर कराते हैं विद वेलोसिटी v। तो अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, लेट वी विल कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करेंगे इन द सेम रीजन दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को भी मानते हैं। लेट वी विल कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज represented by cross, that means it is perpendicular and inward to the plane, perpendicular and inward to the plane हमने इसको माना हुआ है। अब इसमें हमने किया क्या है कि इसमें हमने एक ओपनिंग छोड़ी हुई है, तो जो डिजायर्ड वेलोसिटी के पार्टिकल्स हैं उनको कहां से, इधर से पास कराना है, बाकी के जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर या नीचे रिफ्लेक्ट होंगे और क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अब देखिए जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इसमें एंटर करेगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी इस डायरेक्ट, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही ये एंटर करेगा देन वी विल नो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब ये पार्टिकल्स एंटर करेंगे तो इन सारे पार्टिकल्स पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड हमने यहाँ पे शो किया हुआ है तो इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। कितना फोर्स होगा, दैट इज Q इंटू ई। ये हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो गया। एंड वी नो ड्यू टू द मोशन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाएगा। अब अगर हम उस मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, इधर। तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लगाते हैं, क्या होता है, एफ वी वी, यानी कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। तो देखो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देख लीजिए इस टाइप से, ये मैग्नेटिक फील्ड था इनवर्ड, वेलोसिटी, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड। दैट मींस इस पे एक और फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कितना होगा, क्यू बी वी। क्लियर, साइन थीटा होता है क्योंकि डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहां पे देखिए पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। फॉर जो हमने पार्टिकल सिलेक्ट किया है उसको कहां से पास कराना है, इधर से पास कराना है। तो इधर से पास कराने का मतलब क्या है कि पार्टिकल हमारा कैसा निकले, सीधा निकल जाए, ठीक है। तो अगर हम यहां पे ये कंडीशन यूज कर लें फॉर डिजायर्ड पार्टिकल टू रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, अगर हमें ये जो पार्टिकल चाहिए कैसा चाहिए, अनडिफ्लेक्टेड चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के। यानी कि अगर हम यहां पे बात करें तो हमें क्या मिलेगा, क्यू बी वी इज इक्वल क्यू इंटू ई। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स V इज इक्वल E इंटू बी। अब यहां पे देखो, तो जो पार्टिकल सीधा निकलेगा, अनडिफ्लेक्टेड निकलेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल। यानी कि हमें जिस वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए, जिस वेलोसिटी के पार्टिकल्स हमको सिलेक्ट करने हैं, उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम E और B के रेशियो को एडजस्ट करते हैं, तो उस वेलोसिटी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, बाकी के सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और जब पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे ये तो ऊपर जाके या फिर वो नीचे जाके क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि इससे ज्यादा वेलोसिटी का अगर हम पार्टिकल लेंगे तो ये एब्जॉर्ब क्यों होंगे या डिफ्लेक्ट क्यों होंगे। तो अब सीधा सीधा इस डायग्राम में देखिए कि अगर वेलोसिटी जो हमने ली है, हमने रेशियो जैसे हमें मान लीजिए 150 चाहिए था वेलोसिटी, तो हमने E और B के रेशियो को 150 पे एडजस्ट कर लिया। क्लियर, अब कोई भी पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, 150 से ज्यादा है, तो अब पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 150 से ज्यादा होगी तो यहां पे आप देखिए जरा, इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, दैट मींस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा।
और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स तो उतना ही रहेगा, बट क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया। मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया यानी कि जो पार्टिकल्स ज्यादा वेलोसिटी के होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, यहां से डिफ्लेक्ट होंगे, और पार्टिकल्स मान लीजिए ये तो सीधा जा रहा है, ठीक, ये पार्टिकल सीधा जा रहा है, कौन सा जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, ई रेशियो बी के इक्वल है। और कोई भी पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर शिफ्ट करेगा, यानी कि जिस पार्टिकल की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, इससे ज्यादा है, वो पार्टिकल किधर चला जाएगा, ऊपर। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसा है जिसकी वेलोसिटी जो हमने ई रेशियो बी सेट कर रखा है उससे कम है, तो वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, तो वो पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि ये जो वेलोसिटी सिलेक्टर है इसमें हम फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हम एक फिक्स्ड वेलोसिटी के पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज करके सिलेक्ट कर रहे हैं। किस वेलोसिटी के पार्टिकल सिलेक्ट होंगे, जिनका रेशियो, जिनकी वेलोसिटी ई रेशियो बी के इक्वल होगी, या मैं जिस वेलोसिटी के पार्टिकल सिलेक्ट करने हैं हम उसके अकॉर्डिंग ई रेशियो बी को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और पार्टिकल्स को पास कराएंगे, तो उसी वेलोसिटी के पार्टिकल सीधे निकलेंगे। बाकी के जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या जिनकी कम होगी वो नीचे की तरफ जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक। अब यहां पे देख लीजिए, ये तो था वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वेलोसिटी सिलेक्टर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कई टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम चाइल्ड पार्टिकल्स को यूज करते हैं, और पार्टिकल्स का जब एमिशन होता है सोर्स से तो हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी पे एमिट नहीं होता, वेलोसिटी अलग अलग होती है। बट हमें फॉर ए गिवन एक्सपेरिमेंट हमको एक फिक्स्ड वेलोसिटी के ही पार्टिकल चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम जितना भी जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं सोर्स से, उनसे हम उस डिजायर्ड वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सिलेक्ट करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं। क्लियर, कैसे हम फाइंड करते हैं, ई रेशियो बी के थ्रू, ठीक, बाकी के पार्टिकल्स जो होंगे वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये तो था आपका वेलोसिटी सिलेक्टर। नेक्स्ट क्या हमने पढ़ा है डिवाइस। अब देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर एक क्वेश्चन भी है, ऑल इंडिया एग्जाम 2017 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशंस अंडर विच द चार्ज पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स in the presence of electric and magnetic field vectors can be used to select charged particles of a particular speed। ठीक, कंडीशंस बतानी है अंडर विच, यानी कि ये वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशंस बतानी है। कौन कौन सी कंडीशंस हमने बात की थी, ठीक, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या है, ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, एंड द पार्टिकल विल ऑल्सो एंटर परपेंडिकुलर टू दीज, यानी कि ई वेक्टर, बी वेक्टर और वी वेक्टर तीनों कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेकंड कंडीशन हमने क्या बताई थी, सेकंड कंडीशन फॉर गिवन वेलोसिटी, गिवन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमको चाहिए उसके लिए v इज इक्वल क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये रेशियो के इक्वल होना चाहिए, इस रेशियो की जो वेलोसिटी होगी उसके पार्टिकल्स क्या होगा, हम गिवन जो पार्टिकल्स हैं उनसे सिलेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन। अब देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है, सिंपली जैसे हमने बात की कि वेलोसिटी सिलेक्टर था वो एक डिजायर्ड वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता था, वैसे ही साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एक्सीलरेट चार्ज्ड particles by using concept of, या by using
ठीक है, पार्टिकल्स बाई, ओके ओके, क्या हमने बताया, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू accelerate charged particles by using properties of electric and magnetic fields, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके ये क्या करता है, चार्ज पार्टिकल्स को एसिलरेट करता है। अब ये जरूरत क्यों है इसकी, तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए। हम कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और कई एक्सपेरिमेंट्स में हमको एक फिक्स्ड वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, जबकि सोर्स से निकलने वाला पार्टिकल उतनी हाई वेलोसिटी का नहीं होता। तो हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए या उन पार्टिकल्स को एसिलरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें डी शेप के दो मेटेलिक कंटेनर्स होते हैं, डी शेप के, जिनको हम डीज बोलते हैं। जैसे ये दिखाया जा रहा है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, जिनको हमने क्या बोला हुआ है, डीज बोलते हैं। हम इनको बता भी देते हैं, दीज आर कॉल्ड डीज, ठीक है, डीज होते हैं। हम करते क्या है, इन डीज में के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। हमने क्या किया, इन डीज में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए देखिए हमने एक नॉर्थ और एक साउथ पोल यूज किया है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ये डाउनवर्ड दिखाई दे रही है। ये हमने डीज रखे हुए हैं। इन दोनों डीज के बीच में हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिससे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में हमने सोर्स रखा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने मैग्नेट यूज करी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों डीज को एक एसी सोर्स से, या हम जिसको बात करते हैं एसी ऑसिलेटर, किससे, एसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। एसी ऑसिलेटर किससे कनेक्ट करते हैं, एसी ऑसिलेटर से। और इस एसी ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम अपने जो जिस वेलोसिटी तक हमको इस पार्टिकल को एसिलरेट करना है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। कैसे हम ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, हम उसकी भी अभी बात करते हैं। अब देखिए, जब एसी ऑसिलेटर से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो एसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करने पे होता क्या, थोड़ा सा डायग्राम को हम इधर बना लेते हैं। देखिए, एक डीज मान लीजिए ये है, एक डीज इसके पैरेलल इधर बना हुआ है, ठीक। हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड हम ये मान लेते हैं कि इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। क्रॉस दिया है, यानी कि इन डीज के इनवर्ड है। डायग्राम में शो भी किया हुआ है कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें जरा देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। हमने इन दोनों डीज को कनेक्ट किया हुआ है किससे, एसी ऑसिलेटर से। यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है हमने, ये क्या हो गया, एसी ऑसिलेटर से हमने इसको कनेक्ट किया है। बीच में हमने सोर्स रखा है चार्ज्ड पार्टिकल का, ठीक है, ये सोर्स रखा है। अब होगा क्या, जैसे ही इस सोर्स से कोई चार्ज्ड पार्टिकल निकलेगा और चार्ज्ड पार्टिकल जैसे ही इस डीज में एंटर करेगा, तो इस डीज के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है। ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इस पार्टिकल पे, ये चार्ज्ड पार्टिकल निकलता है, क्यू, ये एंटर करेगा। जैसे ही एंटर करेगा तो इस पार्टिकल पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। अब जब हम उस फोर्स की बात करते हैं तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जैसे ही ये पार्टिकल एंटर करेगा तो इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एंड ड्यू टू द फोर्स, ये जो आपका पार्टिकल है
ये पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। इधर से इस टाइप से इसके पाथ क्या होगा, सर्कुलर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ इस डी से बाहर निकलेगा, अब देखिए हमने एसी ऑसिलेटर लगाया हुआ है, तो जिस टाइम ये इससे बाहर निकलेगा एट दैट टाइम मान लीजिए ये जो आपका ऑसिलेटर था इसकी पोलरिटी कुछ इस टाइप से थी कि ये पॉजिटिव था ये निगेटिव। तो पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज हमने माना हुआ है। तो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा, अभी इधर से इधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो जैसे ही ये पार्टिकल इस डी से बाहर निकलेगा क्या होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी। आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एंटर कराते हैं या ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है, और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये पार्टिकल इससे बाहर निकलेगा वैसे ही क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि स्पीड बढ़ेगी तो आपने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल क्या होता है, mv अपॉन क्यूवी, mv अपॉन क्यूवी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसके पाथ की रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो पार्टिकल इधर था ये इससे क्या करेगा, दूसरे में एंटर करेगा, और जब दूसरे में एंटर करेगा तो इसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसकी रेडियस बढ़ गई। अब ये पार्टिकल घूमता हुआ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ये फिर से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और ये इस डी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जब ये इस डी से बाहर निकलेगा एट दैट टाइम ये जो एसी सोर्स था, इस एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि जब ये पार्टिकल एक डी से दूसरे डीज में जाए तो इसके डीज चेंज करने की जो फ्रिक्वेंसी है वही एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी हो, इसकी पार्टिकल्स की। अब पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल या टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या पढ़ा है, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो हम ये जो एसी ऑसिलेटर है इस एसी ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है उसको हम किस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं, 2 पाई m अपॉन क्यूबी से एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ये उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, वो फिक्स रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद स्पीड बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ती जाएगी, कुछ भी होगा, बट टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम टाइम पीरियड इस हिसाब से सेट करते हैं। अब टाइम पीरियड हमने इस हिसाब से सेट किया हुआ है, तो जब ये पार्टिकल इधर आएगा तो अब पोलरिटी क्या होगी, अब पोलरिटी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, फील्ड भी इधर ही है, यानी कि अचानक से फिर से स्ट्रोक लगेगा एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी और ये इस फील्ड में एंटर कर जाएगा। जैसे ही इसमें एंटर करेगा फिर से मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा और ये स्ट्रोक बार बार रिपीट होते रहेंगे और बार बार रिपीट होते होते क्या होगा, इसका जो रेडियस है वो डी की रेडियस से ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही इसका रेडियस डी की रेडियस से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हम एक ओपनिंग रखेंगे इस डीज में, और ये जो चार्ज पार्टिकल था वो इस ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा और सामने क्या होगा, सामने हमारा जो टारगेट होगा ये उस पे हिट कर जाएगा। तो देख लीजिए सेम ये दिया हुआ है कि ये ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तब तक घूमता रहेगा हम डीज की रेडियस को, डीज जो हमने लिए हैं उनकी रेडियस को हम उस टाइप से सेट करते हैं कि जब तक वेलोसिटी हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी के इक्वल ना हो जाए तब तक ये पार्टिकल क्या है, उसी के अंदर घूमता रहेगा। और जैसे ही उस रिक्वायर्ड वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है वैसे ही ये जो ओपनिंग दी हुई है या जहां पे हमने ये ओपनिंग बना रखी है ये पार्टिकल एक्सीलरेट होता हुआ इस ओपनिंग से बाहर निकलेगा और किसको जाके हिट कर जाएगा, टारगेट को जाके हिट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी यूज की है किसके लिए, टू इंक्रीज द वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी यूज की है टू रोटेट दैट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑन सर्कुलर पाथ। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए। साइक्लोट्रॉन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है पार्टिकल की इस डिवाइस में
चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है इन द बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यूरिंग दैट इट विल रोटेट और इट विल रिवॉल्व इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। बात ये आती है कि जब भी साइक्लोट्रॉन की बात की जाती है तो साइक्लोट्रॉन में दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं। एक पूछी जाती है साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दूसरा पूछा जाता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, कि जब पार्टिकल बाहर निकलेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो इस फॉर्मूले से समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, r इंटू क्यू वी अपॉन एम। ठीक, r इंटू क्यू वी अपॉन एम। यहाँ पे ये जो r है, इस r को अगर हम चाहें तो हम इससे लिख सकते हैं कैपिटल R इंटू क्यू वी अपॉन एम। ये जो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी कैपिटल R है, ये कैपिटल R यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ डीज। ये जो डीज हमने ले रखे हैं इनकी रेडियस, इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? ठीक, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके हम इसको एक्सीलरेट करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिकली साइक्लोट्रॉन के तो नहीं है, लेकिन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है। ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन traveling along parallel paths enters region of uniform magnetic field acting perpendicular to their paths. Which of them will move in circular path with higher frequency? Move in circular path with higher frequency. Which of them? तो अब यहां पे समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, तो हमको क्या मालूम है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, देखो टाइम पीरियड आपने पढ़ा है T इज इक्वल 2πm अपॉन क्यू बी, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल 1 अपॉन टी होता है, यानी कि क्यू बी अपॉन 2πm। अब यहां से एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब आप बात करते हो किसकी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो देखो चार्ज दोनों का सेम होता है। ठीक, क्या आपने ये भी पढ़ा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ही हमको लेना होता है, साइन से मतलब नहीं है, इट इज इक्वल चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है। तो इसके बेस पे अगर हम बात करते हैं, देन जब आप बात करोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप ये देखना चाह रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू बी अपॉन 2π क्यू पी है मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्यू ई इंटू बी अपॉन 2π इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, यानी कि हमको फिलहाल में क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल me, ऊपर जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो ये चीज आपको मालूम है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, देन आपका क्या हो जाएगा, एफ पी अपॉन एफ ई इज लेस देन 1, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, कम। तो इन दोनों का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन होगा, इसका रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो अगर ये लेस देन 1 हो गया, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या दिया था, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ, व्हिच ऑफ देम विल मूव इन सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी,
दैट मीन्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। क्या होता है, फ्रिक्वेंसी अगर यहां से हम देखते तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे, ठीक है। सेकंड मेथड हमारे पास ये हो सकता था, F इज इक्वल क्या होता है, QB अपॉन 2πm, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक, तो मास जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, कम, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ज्यादा। हो गया, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फॉरेन एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है। क्या है, ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन मूविंग विद द सेम स्पीड एंटर्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सो द ट्रेजेक्ट्री इज फॉलोड बाय द टू पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं तो ट्रेजेक्ट्री के लिए नंबर 1 पहला क्या है, बोथ पार्टिकल्स enters normal to the direction of magnetic field, normal to direction of B vector, hence trajectory R कैसा होगा, सर्कुलर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर जब चाइल्ड पार्टिकल एंटर करता है तो उनकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, सर्कुलर, यानी कि पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर होगी। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ द सर्कुलर पाथ विच द टू पार्टिकल्स में डिस्क्राइब। इनकी रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो अब यहां पे देखो पहला क्या है, ड्यूट्रॉन, तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन है। अब यहां पे देखो R इज इक्वल, आपने क्या पढ़ रखा है फॉर्मूला, R इज इक्वल mv अपॉन QB। अब इसमें भी ध्यान से देखो, R इज इक्वल mv अपॉन QB, तो यानी कि मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी दे रखा है, सेम स्पीड तो ठीक रहेगा ये, अपॉन Q चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इंटू B सेम मैग्नेटिक फील्ड, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू V अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू B। ठीक, ये कैंसिल हो गए। अब यहां पे एक चीज और समझो कि ये जो ड्यूट्रॉन है, जो आपका ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन क्या होता है, ये 1H2 होता है। 1H2 होने का मतलब क्या है कि इसका जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा। 1H2 होने का मतलब है कि यहां पे एक प्रोटॉन है और क्या है, एक न्यूट्रॉन है, यानी कि जो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और जो मास होगा, मास किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि चार्ज तो केवल प्रोटॉन पे डिपेंड करता है तो प्रोटॉन के इक्वल। मास प्रोटॉन का भी होगा न्यूट्रॉन का भी, और ऑलमोस्ट दोनों के इक्वल होते हैं, तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। ये चीजें हमको मालूम है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है कि इससे ये कैंसल हो जाएगा, दैट मीन्स RD अपॉन RP इज इक्वल, MD इज इक्वल क्या होगा, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन फिर से कैंसिल, यानी कि ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेडियस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1। क्लियर, सिंपली R इज इक्वल mv अपॉन QV, तो रेडियस का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, यानी कि ड्यूट्रॉन की रेडियस जो होगी वो प्रोटॉन की रेडियस से डबल होगी, क्योंकि ड्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का डबल होता है। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी फॉरेन एग्जाम 2010 का है।
An electron and a proton moving with the same speed enters the magnetic field region at right angles to the direction of field. So the trajectories followed by the two particles in the magnetic field. Find the ratio of radii of the circular path which the particles may describe. Electron और प्रोटॉन, क्लियर? तो देखो दोनों राइट एंगल्स एंटर कर रहे हैं, तो जैसे हमने पीछे बात की थी कि क्या होगा, इफ v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर देन पाथ इज सर्कुलर. जो पाथ होगा, पाथ इज सर्कुलर, पहले ही हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक? पाथ सर्कुलर है. नाउ ठीक, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए एक बात समझ लीजिए, जो आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kgs. ठीक, हमने क्या फाइंड किया हुआ है, ठीक? अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, रेडियस. किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रेडियस ऑफ प्रोटॉन. आर इज इक्वल क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू बी अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू बी. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v और v सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, और हमको ये भी मालूम है कि चार्जेस इनके कैसे होते हैं, सेम. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के तो चार्जेस भी सेम है, यानी कि ये भी कैंसिल. दैट मीन्स वी विल गेट आर ई अपॉन आर पी इज इक्वल 9.1. अभी यहाँ पे ओके, मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर जाएगा, नहीं ये नीचे ही रहेगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन. देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जब इनकी आप वैल्यूज रखोगे तो इनका जो रेशियो आएगा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये रेडियस आपका आएगा 1/1837 अप्रोक्सीमेटली, ये रेशियो आएगा. क्योंकि चैप्टर 1 जब हमने पढ़ाया था देन आपको ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस का जो रेशियो होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स होता है. तो जब मासेस के रेशियो के बेस पे ही अगर फाइंड करना था तो ये रेशियो आ गया. तो फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ व्हिच पार्टिकल्स में डिस्क्राइब. तो इनके आर ई अपॉन आर पी कितना आ गया? 1/1837. क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? that is given by 2 into 10 to the power -3 Weber per meter square. And an electric field कितना है? 1.0 into 10 to the power 4 volt per meter. Both acting simultaneously, the path of electron remaining undeviated. Calculate the speed of electron. Speed of electron calculate करनी है. पाथ रिमेन अनडेविएटेड, ठीक है? पाथ रिमेन अनडेविएटेड, तो देखिए सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो कुछ आपको पाथ रिमेन अनडेविएटेड, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनडेविएटेड, यानी कि ये किसका कंडीशन बन रहा है? वेलोसिटी सिलेक्टर वाला कंडीशन बन रहा है. तो वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए, ठीक? तो पहले हम ये कर लेते हैं, फॉर अनडेविएटेड इलेक्ट्रॉन, डेविएटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि Q V इज इक्वल Q इंटू ई. तो Q से Q कैंसिल, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? V इज इक्वल E बाई बी. E दे रखा है कितना? तो V इज इक्वल 1 इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर -3.
तो 0.5 इंटू 10⁻7 या v इज इक्वल 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. It is the velocity of electron. If the electric field is removed, what will be the radius of electron path? ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दिया जाए, if इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? R इज इक्वल mv अपॉन qv. ठीक है, अब देखो R इज इक्वल mv अपॉन qv. मास मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, इलेक्ट्रॉन है तो मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31. वेलोसिटी कितनी आई है? 5 इंटू 10⁻6. चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 इंटू 10⁻3. सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल, ये आपका हो जाएगा नाउ मल्टीप्लाई 45.5 इंटू ये हो गया 10⁻25 अपॉन में कितना होगा? 1.6, ये हो गया 3.2 इंटू 10⁻22. डिवाइड कर लेंगे हम, 45.5 में 3.2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर हमको मिलेगा दैट इज अवर फाइनल आंसर. क्लियर? फिर भी एक बार डिवाइड करते हैं. 14 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग में, वो आप नोट कर सकते हैं. 14 पॉइंट ओके, डिवाइड कर ही लेते हैं साइड से. क्या था? 45.5 डिवाइडेड बाई 3.2 1. ओके, देन वी विल गेट 135.4 7 0 हो जाएगा. ओके, 14.2. R इज इक्वल 14.2 इंटू 10⁻, ये -22 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10⁻³ मीटर. क्लियर? ये आ गई रेडियस. तो सिंपली एक बात समझ लीजिए, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को एज इट इज अप्लाई करते जाइए. अप्लाई करते जाओगे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे. कई बार बोला है क्वेश्चंस को बनाने के 3 ही स्टेप होते हैं. पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ डेटा, जो डेटा दिया गया उसको आइडेंटिफाई करेंगे, गिवन क्या है, कंडीशंस क्या है. सेकंड होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला, यानी कि हमको फाइंड क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गिवन डेटा के बेस पे. और थर्ड होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेट कर पाते हैं. हर क्वेश्चन आसानी से बनता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू पैरेलल मूविंग चार्जेस. अब देखिए हमने बात की फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस. अब मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं. एक चार्ज पार्टिकल ये है, इट हैव चार्ज q1 and moving with velocity v1 and another charge is q2 moving with velocity v2 parallel to each other. जब ये एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे तो क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे. क्यों करेंगे? उसके पीछे एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मूविंग चार्ज क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. तो जब ये दोनों चार्ज मूवेबल होंगे तो दोनों ही क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे. और जब वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे तो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर. इन दैट सिचुएशन जो फोर्स वर्क करेगा उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करते हैं. इस कंडीशन में इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज गिवन बाय μ0/4 पाई q1 b1
इंटू Q2V2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होगी, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1V1 इंटू Q2V2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो आज हमने लॉरेंट फोर्स को पढ़ा, वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा, साइक्लोट्रॉन पढ़ा, और साथ ही साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि मूविंग पैरेलल मूविंग चार्जेस पे कितना फोर्स वर्क करता है, इसके लिए हमने बात की। आज हम इतना ही रखेंगे। आज का जो टॉपिक था, इसके जो नोट्स हैं वो दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।